तो बात करेंगे यार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट क्या है भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में, है ना। हमारे पास जो इंडियन जुडिशरी है, एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम होता है इंडिया के अंदर। सुप्रीम कोर्ट टॉप में होता है एंड हाई कोर्ट बिलो इट। नेक्स्ट ये है कि देखो भाई, हायरार्की जो होता है, अगर बात करें अगर हायरार्की ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, देन लोअर कोर्ट्स होते हैं हाई कोर्ट के नीचे। एंड हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो कहाँ से लिया गया है भाई? इट इज़ अडॉप्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एंड ये जो सेंट्रल एज वेल एज स्टेट लॉज दोनों को एनफोर्स करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एंड जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो क्या करता है, कब ये स्टार्ट हुआ था, एक प्रकार से आप बोले इनाग्रेट कब किया गया था, है ना। तो जो फेडरल कोर्ट था वो तो 1935 में बना था, बट उसको सुप्रीम कोर्ट कब बोला गया था, है ना। तो 1950 में जनवरी 28 को। एंड जो जुरिस्डिक्शन है भाई सुप्रीम कोर्ट का वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द फेडरल कोर्ट। इनॉर्गेटेड ऑन January 28, 1958, succeeded the Federal Court of India. Jurisdiction of Supreme Court is more than Federal Court. एंड आर्टिकल्स की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से कौन कौन से आर्टिकल्स रिलेटेड हैं? आर्टिकल 124 टू 147 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये किस पार्ट में है? पार्ट 5 में है। एंड यहाँ पे बात किसकी किसकी गई है भाई इस पार्ट में? यहाँ पे बात किया गया है अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, jurisdiction, powers, procedure and so on of the Supreme Court. ना अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में कितने मेंबर्स होते हैं यार? सो
33 + 1 जजेस, ठीक है, 34 जजेस, 33 आर अदर जजेस एंड 1 पर्सन इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अपॉइंटमेंट की बात करें तो इनको अपॉइंट कौन करता है भाई? जो जजेस हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? इट इज़ बाय द प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग CJI एंड अदर जजेस, जो कि जरूरी हैं, पूरा की जरूरी है। तो जजेस इस प्रकार से अपॉइंट होते हैं यार। तो जजेस को अपॉइंट कैसे करते हैं ये हमने देखा। और हम बात करेंगे जो CJI है उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट डीम्ड नेसेसरी। ये हमने बात की अबाउट द कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट एंड बेसिक थिंग्स अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है ना, जरा इसको समझना, ये कंसल्टिंग जो वर्ड है, कंसल्टिंग, ये कंसल्टिंग वर्ड पे यहाँ पे कंट्रोवर्सी भी आ गया भाई। इस कंसल्टिंग का मतलब क्या होता है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बहुत सारा कंट्रोवर्सी आया था, उसी की बात करते हैं। सो कंट्रोवर्सी ओवर कंसल्टेशन। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट जजेस केस आया था एक, फर्स्ट जजेस केस। जो फर्स्ट जजेस केस था 1982 का, इसमें क्या हुआ, जो कंसल्टेशन है ना, डज नॉट मीन्स, देखो इसमें क्या लिखा गया है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जो कंसल्ट कर रहा है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, है ना। चलो ये तो छोड़ो, जजेस की बात करते हैं अगर, तो यहाँ प्रेसिडेंट लिखा है ना, कंसल्टिंग CJI एंड अदर जजेस। तो इसमें जो प्रेसिडेंट की जो एबिलिटी है, कंसल्ट जो कर रहा है CJI से, है ना, तो ये जो CJI जो बोलेगा उसको अपॉइंट करना, क्या उसका ये मजबूरी है? तो ये कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस नहीं है भाई, मतलब मजबूरी नहीं है उसी को अपॉइंट करे। सो कंसल्टेशन डज नॉट मीन्स concurrence but only exchange of views। ये फर्स्ट जिस केस में ये समझ आया ना। सेकंड जिस केस की बात करें, नाइनटीन 1983 का, इसमें क्या मतलब निकला भाई, इसमें जो कंसल्टेशन है मींस कंकरेंस बोला गया, एंड CJI का जो एडवाइस है टू द प्रेसिडेंट इज नेसेसरी फॉर प्रेसिडेंट एंड CJI शुड कंसल्ट टू सीनियर मोस्ट जजेस, कि किसका नाम देगा फॉर द सुप्रीम कोर्ट जज।
तो ये सेकेंड जजेस केस हो गया। थर्ड जजेस केस की बात करें जो कि 1998 में हुआ था। थर्ड जजेस में इसमें जो कंसल्टेशन है ऑफ प्लूरैलिटी ऑफ जजेस, मतलब बहुत सारे जजेस को कंसल्ट करना, CJI टू कंसल्ट कॉलेजियम, तो एक कॉलेजियम सिस्टम का यहाँ पे ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस स्टार्ट हुआ भाई। ठीक है, कंसल्टेशन का मतलब क्या है, CGI जो होगा वो 4 मोस्ट सीनियर मोस्ट जजेस को यहाँ पे और भी कंसल्ट करेगा, मतलब 5 लोगों का यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम का यहाँ पे स्थापना हुई, आगे बढ़ी। एंड एक तो है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी एक्ट ऑफ 2014, ये एनजैक एक्ट। इस एनजैक ने क्या किया, इट ट्राइज टू रिमूव कोलिजियम विथ अ न्यू बॉडी जिसमें एग्जीक्यूटिव लोग इंक्लूडेड होंगे, जैसे कि लॉ मिनिस्टर, है ना। तो 4 जजेस केस ने क्या किया, यहाँ पे 2015 में आया और क्या किया, जो एनजैक के जो है ना इसको रिमूव कर दिया और वापस से कॉलेजियम सिस्टम वापस ले आया। फोर्थ जजेस केस ऑफ 2015, it remove NJAC and brought back the collegium system। ये हमें देखा रिगार्डिंग दी कंट्रोवर्सी ओवर कंसल्टेशन यार। तो सुप्रीम कोर्ट जो रूल होता है ना, इनका एक रूल है कि जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगा शुड बी, है ना, शुड अलोन बी अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सीनियर मोस्ट जजेस को ही यहाँ पे हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाएंगे, ऐसे सुप्रीम कोर्ट का एक रूल है भाई। ना और हम बात करें क्वालिफिकेशन की, क्वालिफिकेशन फॉर व्हाट, क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग दी become a judge of the Supreme Court। So क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो पहला क्वालिफिकेशन की ही शुड बी, ही और शी शुड बी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा, he should have been a judge of a high court or high court in session or succession for 5 years। तीसरा, ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट इन सक्सेशन फॉर 10 years। ही शुड have been
an advocate of a high court or high courts in succession for 10 years। एंड ये जो प्रोविज़न है वो हाई कोर्ट की जजेस के लिए नहीं है भाई। ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड jurist in the opinion of the president। तो मैंने बात की अबाउट द क्वालिफिकेशन। ना अगर हम बात करें ओथ्स एंड अफर्मेशंस की, तो ओथ किसके सामने लेता है? बिफोर दी प्रेसिडेंट और ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ दी हाई कोर्ट जजेस। ठीक है, सो बिफोर द प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें, बिफोर द प्रेसिडेंट और पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। एंड ये ओथ में क्या क्या बोलते हैं भाई? टू बियर ट्रू फेथ एंड allegiance to the Constitution of India। To uphold the sovereignty and integrity of India। To duly and faithfully and to the best of his ability, knowledge and judgment, perform the duties of the office without fear or favor, affection or ill will। and to uphold the Constitution and the law। ये ओथ लेता है भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ना अगर हम बात करें टेन्योर की, सो पार्लियामेंट डिस्क्राइब करेगा भाई। पार्लियामेंट ये क्या है? 65 years of age and any question regarding his age is determined by parliament। एंड रिजाइन कैसे करेगा? बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। राइटिंग टू दी प्रेसिडेंट एंड रिमूव बाय whom? रिमूव बाय प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो अपॉइंट जो कर रहा है वही रिमूव कर सकता है, तो रिमूव कौन करेगा? प्रेसिडेंट जो अपॉइंट कर रहा है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। ना रिमूवल ऑफ जजेस कैसे रिमूव किया जाता है उसकी बात करें हैं। तो रिमूव बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट एड्रेस बाय पार्लियामेंट। एंड ये जो एड्रेस है दी address must be supported by a special majority of each house of parliament। and special majority मतलब more than 2/3 of the member, है ना, मतलब majority to total membership more than 50% and not less than 2/3 of the member present and voting। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या है भाई? अ मेजोरिटी ऑफ द टोटल membership of that house and a majority of not less than 2/3 of the member of the house present and voting। एंड ग्राउंड क्या है भाई फॉर रिमूवल? प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। एंड जजेस इंक्वायरी एक्ट क्या बोलता है? नाइनटीन 1968 का जो रिमूवल मोशन है, ठीक है, is signed by 100 MPs in Lok Sabha and 50 MPs if in Rajya Sabha। बहुत मुश्किल है भाई सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना, ठीक है। एंड यहाँ पे जो स्पीकर या फिर चेयरमैन जो है मे एडमिट और रिफ्यूज इट। and 3-member committee constituted for investigation। सीजीआई और जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसमें जो कमेटी होगी उसमें कौन होगा? सीजीआई और जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट
कमिटी में कौन कौन होगा? सीजेआई और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ एन हाई कोर्ट, अगर वहाँ का जज को रिमूव करना है, कोई डिस्टिंग्विश्ड jurist, and after the committee finding and after the committee finds him guilty, motion is passed through both the houses by स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, तो ये हमने बात की रिगार्डिंग व्हाट, हमने बात की रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ द जजेस। तो बात करते हैं अबाउट दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जजेस यार, एडहॉक जजेस, एक्टिंग जजेस, ये ना रिटायर्ड जजेस, ये सब जो टर्म है उसका मतलब समझते हैं। या फिर जो एक्टिंग सीजीआई है, एक्टिंग सीजीआई का मतलब क्या है? नाम से समझ आ रहा है भाई यहाँ पे ना, जो अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एनी सुप्रीम कोर्ट जज एज सीजेआई। इफ हमने बताया कि कैसे अपॉइंट करता है भाई, कॉलेजियम सिस्टम से होता है ना, और वो तो अलग तरीका है। एक्टिंग जजेस जो होते हैं, सीजीआई तो अलग, सीजीआई तो वो जो कॉलेजियम सिस्टम से अपॉइंट होगा। एक्टिंग सीजीआई जो होता है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, कब? इफ सीजीआई का जो ऑफिस है वो वैकेंट हो जाए, टेम्पररी एब्सेंट है अगर सीजीआई तो, if CGI is unable to perform his duties, एंड ये तो हो गया, हमने बात की अबाउट दी एक्टिंग जजेस। अगर हम बात करें एडहॉक जजेस की, एडहॉक जिसका मतलब है अगर कोरम की कमी है, ये ना, इफ लैक ऑफ कोरम, तो सीजीआई कैन, मतलब जजेस की कमी है एक प्रकार से, है ना, अपॉइंट एन हाई कोर्ट जज टू फिल इट, and done when consent of the president and concerned chief justice of that high court, है ना, done with the consent of the president and concerned chief justice of that high court। and ये जो ad hoc जज है, it is appointed judge should be qualified to be a supreme court judge। जो जज को अपॉइंट कर रहे हैं वो क्वालिफाइड होना चाहिए भाई, कि सुप्रीम कोर्ट के जज ऐसे जो क्राइटेरिया है, मतलब 5 साल किसी भी हाई कोर्ट में जजेस होना चाहिए, एंड 10 साल किसी भी हाई कोर्ट में एडवोकेट होना चाहिए, है ना। अपॉइंटेड जज शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ सुप्रीम कोर्ट जज। उसी को यहाँ पे कोरम को फुलफिल करने के लिए एडहॉक जज बनाया जा सकता है ना। रिटायर्ड जज की बात करें, तो रिटायर्ड जज के केस में सीजीआई कैन रिक्वेस्ट रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज जो कि क्वालिफाइड है, हाई कोर्ट जज की बात करें तो क्वालिफाइड टू बिकेम
or qualified to be appointed as a Supreme Court judge. And done with previous consent of president and the appointee, जिसको अपॉइंट कर रहे हैं उसका भी कंसेंट जरूरी है। एंड अलाउंसेस को डिटरमाइन करेगा प्रेसिडेंट, अगर एड हॉक जज यहाँ पे बना रहे हैं तो। ठीक है। एंड अगर हम सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करें, कितने सीट हैं भाई? तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करेगा जो सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ पे है भाई? कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि ये कहाँ होना चाहिए, डिक्लेयर इट एज दिल्ली में होना चाहिए सीट। एंड CJI विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट कैन ऑप्ट एनी अदर प्लेस टू सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कहीं और भी ये बैठ सकता है प्रेसिडेंट की कंसल्टेशन से, मतलब प्रेसिडेंट के अप्रूवल से। CJI with the approval of the president can opt any other place as seat of Supreme Court. तो बात करते हैं अबाउट द जुडिशियल इंडिपेंडेंस यार। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको कौन कौन सा जुडिशियल इंडिपेंडेंस मिलता है? की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे अबाउट दी मोड ऑफ अपॉइंटमेंट यार। तो जो सुप्रीम कोर्ट जजेस होते हैं देर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, है ना। तो कंसल्टेशन किससे किया जाता है? कंसल्टेशन विद द जुडिशरी, है ना। सो एक तरह से ये एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव को एक तरह से क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो इस तरह से उनको इंडिपेंडेंस मिलता है यार। curtails the absolute discretion of executive। नाउ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की बात करें तो वो भी एक तरह से इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। सो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर में बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? दे डोंट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। एंड देर ओनली रिमूव्ड इन द मैनर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया। ये मुश्किल चीज़ है यार, हमने बताया कैसे रिमूव किया जाता है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे हमने देखा है भाई रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस की। देखो भाई यहाँ पे पहली बात तो पार्लियामेंट के द्वारा रिमूव किया जाएगा। प्रेसिडेंट एक एड्रेस करेगा ऑर्डर जिसको पार्लियामेंट रिमूव करेगा। एंड यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है ना। स्पेशल मेजोरिटी आसान भी नहीं है भाई, मतलब मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, मतलब मोर देन 50%, है ना, वोट मिलने चाहिए और 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग होने चाहिए दोनों हाउसेज में। तो ये भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट सबसे मुश्किल है। उसके बाद दूसरा जो मुश्किल चीज़ है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना इन दी
पार्लियामेंट की बात करें, अगर रिमूवल प्रोसेस की बात करें इंडिया के अंदर, ठीक है, सो दे आर ओनली रिमूव्ड ओनली इन मैनर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक तरह से इनको इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है यार। फिक्स सर्विस कंडीशन होता है इनका, है, दो fixed by parliament, they cannot be changed to their disadvantage। आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट, ठीक है, जो चेंज करेंगे वो जो नेक्स्ट आदमी है उससे लागू होगा, अपॉइंटमेंट के बाद नहीं लग पाएगा यार। एक्सपेंसेस चार्ज कहाँ से होते हैं यार, ये CFI से चार्ज होते हैं, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होते हैं, वो भी ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्या करता है, एक तरह से इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है यार। नहीं तो किसी भी आदमी को बोलेंगे तेरा पैसा रोक देंगे, तेरा पैसा ऐसा कर देंगे, तो वो एक तरह से इन्फ्लुएंस हो जाएगा, बट दिस आर चार्ज फ्रॉम कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो एक तरह से जुडिशियल इंडिपेंडेंस देता है भाई, है ना, जो चीफ मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको। सो इंक्लूडिंग द एक्सपेंसेस ऑफ देयर स्टाफ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑल्सो। Also, conduct of the judges cannot be discussed। ये भी इनको क्या करता है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है। एक्सेप्ट when impeachment motion is under consideration। जब तक इम्पीचमेंट मोशन कंसिडर नहीं किया जा रहा है तो कोई भी कंडक्ट किसी भी जज के यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, डिस्कस नहीं कर सकते। ऑल्सो बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये भी एक तरह से इनको इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है कि कोई आदमी को कोई गवर्नमेंट की चीज़ें अगर इन्फ्लुएंस नहीं करेगा भाई, बिकॉज किसी को बोलेंगे भाई आप रिटायर हो जाएगा उसके बाद हम आपको अच्छा मतलब पोजीशन देंगे, तो वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा ना, तो इसीलिए बैन है। तो इनको एक तरह से क्या करता है, दिस इंश्योर दे डोंट फेवर एनीवन इन होप ऑफ फ्यूचर फेवर। Also power to punish for its contempt। ये भी एक तरह से ये जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट जजेस को क्या करता है, इम्पोर्टेंट वो प्रोवाइड करता है यार इंडिपेंडेंस। वेस्टेड टू, ये जो पावर मिला है टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ वोट, क्यों मिला है भाई, टू मेंटेन इट्स ऑथोरिटी, डिग्निटी एंड ऑनर, फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ। तो विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ये अपने स्टाफ को यहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं, ये भी इनको इंडिपेंडेंस देता है यार। ऑल्सो जो जुरिसडिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल्ड, ये भी इनको जुडिशियल इंडिपेंडेंस देता है। पार्लियामेंट जो है कैन एक्सटेंड बट नॉट कर्टेल देयर जुरिसडिक्शन।
ऑल्सो देयर सेपरेशन, मतलब जो सेपरेशन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव जो है आर्टिकल 50 में बोला गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेजेंस जो कि डीपीएसपी में देखने को मिलता है कि एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी सेपरेट होना चाहिए। ये भी एक तरह से इंश्योर करता है जुडिशियल इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 50। ओके, तो ये सब हमने बात की रिगार्डिंग व्हाट दिस आर दी जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जो कि सुप्रीम कोर्ट को जजेस को वहाँ पे मिलता है यार। मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, फिक्स सर्विस कंडीशन एंड ना, जो एक्सपेंसेस है वो सीएफआई से आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन फंड ऑफ इंडिया से आते हैं। इनका जो कंडक्ट है उसको डिस्कस नहीं कर सकते भाई। पब्लिक प्रैक्टिस आफ्टर दी रिटायरमेंट ये बैन है ना। और ऑल्सो पावर टू पनिश इट्स कंटेम्प्ट है ना, फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ, सेपरेशन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, जुरिस्डिक्शन कैन नॉट बी कटेड। तो ये सब जो है जुडिशियल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। नाउ अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट अबाउट द जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। jurisdiction and power of सुप्रीम कोर्ट। सो तीन तरह के यहाँ पे जुरिस्डिक्शन की बात करेंगे। एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एक एपेलेंट जुरिस्डिक्शन एंड रेट जुरिस्डिक्शन यार। सबसे पहले अगर हम बात करें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की, तो जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है इसका मतलब क्या है? मीन्स टू हियर सच dispute in first instance, exclusive means only Supreme Court can decide such disputes। तो डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, कोई ऐसा मैटर, उसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात किसी कर रहे हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की। एंड ये किस किस डिस्प्यूट्स में होता है? दे आर, किस डिस्प्यूट में आपके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो? सेंटर वर्सेस स्टेट का कोई डिस्प्यूट हो गया, सेंटर स्टेट वर्सेस स्टेट का कोई डिस्प्यूट हो गया, या फिर स्टेट वर्सेस स्टेट का कोई डिस्प्यूट है, तो इसमें आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, है ना। एंड ये जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, ये डज नॉट एक्सटेंड टू विच प्रोविजंस यार? जुरिस्डिक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज, कॉन्स्टिट्यूशन के पहले के जो इशूज का आपको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाकर डिस्कस नहीं कर सकते, या फिर डिस्प्यूट्स आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन, या फिर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। बिकॉज इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट को आप ट्राइब्यूनल के पास ले जाओगे भाई, वाटर के लिए अलग ही मैटर है यहाँ पे। इसको सुप्रीम कोर्ट के पास, ये पानी का मामला तो हमेशा चलते रहेगा, इसीलिए इसका पास टाइम नहीं है सब चीज़ों के लिए, इसके लिए ट्रिब्यूनल के पास जाओगे,
है ना। तो इसका इंपॉर्टेंट है, जिसको इंपॉर्टेंट याद रखना भाई, ये जो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट है ना, इसको जरा समझना। इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते, ट्रिब्यूनल के पास जाओगे। एंड मैटर्स रिफर टू फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन की जो चीज़ें हैं उसको आप सुप्रीम कोर्ट के पास लेके नहीं जा सकते। एंड एक्सपेंसेस एंड पेंशन इशूज़ बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, इसको यहाँ पे आप नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट के पास लेके नहीं जा सकते अंडर द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। एंड जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, उनको भी आप सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली लेके नहीं जा सकते। एंड रिकवरी ऑफ damages of states against center, तो डैमेजेस जो हैं स्टेट्स अगेंस्ट, जो स्टेट्स के लिए डैमेजेस लाइक जीएसटी में डैमेज हुआ तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते भाई, ये जुरिस्डिक्शन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आता। एक्सक्लूसिव डिसीजन की मतलब मैंने बात की यहाँ पे, तो ये एक्सक्लूसिव डिसीजन का मतलब सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे। तो देखो अगर सेंटर कोई दिक्कत हुआ, मतलब सेंटर स्टेट का कोई दिक्कत हुआ तो उसको एक्सक्लूसिव डिसीजन बोलेंगे, आप इसलिए हाई कोर्ट में लेके नहीं जा सकते, है ना। सेंटर का आप उसको किसी हाई कोर्ट में लेके नहीं जा सकते, सेंटर या फिर स्टेट या स्टेट आपस में जो डिसाइड करेंगे ये एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है, ठीक है भाई, ये एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है। या फिर स्टेट और स्टेट का एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है। कौन कौन सा जुरिस्डिक्शन यहाँ पे इसके अंदर नहीं आते वो हमने यहाँ पे बात की है यार। तो ये हमने बात की अबाउट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। फंडामेंटल राइट्स अगर इशू है तो सीधा आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो ना। दूसरा जो जुरिस्डिक्शन की हम बात करेंगे वो कौन सा है भाई, हम बात करेंगे अबाउट दी appellant jurisdiction। appellant jurisdiction जो सुप्रीम कोर्ट है, इट एंजॉयज वाइड एपेलेंट जुरिस्डिक्शन। एपेलेंट का मतलब आप क्या समझते हो यार, एपेलेंट मतलब होता है अपील करना, कहीं आपको गुनहगार साबित कर दिया, आप ऊपर अपील करते हो ना, जो उसी को बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे बात करें अपील्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, फॉर एग्जाम्पल इफ हाई कोर्ट सर्टिफाइज that law requires interpretation of constitution, तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास अपील कर सकते हो अगर हाई कोर्ट ऐसा बोले तो, है ना। दूसरा अपील्स इन सिविल मैटर्स, है ना। अगर सर्टिफाइड किया जा रहा है, सर्टिफाइड बाय हाई कोर्ट ऑन लॉ ऑफ जनरल इम्पोर्टेंस और नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपील कर सकते हैं सिविल मैटर्स यार। तीसरा अपील्स इन क्रिमिनल मैटर्स, तो क्रिमिनल मैटर्स में इफ हाई कोर्ट
रिवर्स द इक्विटल टू डेथ सेंटेंस, ठीक है, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फॉर 10 ईयर्स, और टेक केस फ्रॉम द सबऑर्डिनेट कोर्ट, है ना, एंड डज दिस सेम। तो आप क्या कर सकते हो, क्रिमिनल मैटर्स में भी आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। इफ हाई कोर्ट रिवर्स द acquittal to death sentence or life imprisonment or for 10 years or take the case from subordinate कोर्ट एंड डज दिस सेम। तो ऊपर आप अपील कर सकते हो, उसी को तो हम क्या बोल रहे हैं, अपेलेंट जुरिसडिक्शन बोल रहे हैं भाई। नेक्स्ट इज द अपील बाय स्पेशल लीव्स। अपील बाय स्पेशल लीव्स, इसमें हमारे पास कौन सा आर्टिकल आता है भाई, आर्टिकल 136 ऑन एनी मैटर फ्रॉम एनी कोर्ट एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट्स, इट इज़ अ डिस्क्रिशनरी पावर कि आप ऊपर जा सकते हो, मतलब इट्स अ डिस्क्रिशनरी पावर। वो ले सकता है अपने पास, एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट, इट्स अ डिस्क्रिशनरी पावर। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट दी अपेलेंट जुरिसडिक्शन यार, है ना। नेक्स्ट थर्ड जो होता है वो होता है रिट जुरिसडिक्शन। ओके, तो रिट जुरिसडिक्शन का मतलब है कि हेबियस कॉर्पस जो है, यू हैव द बॉडी ऑफ, ये सब इसके अंदर आते हैं, मैंडेमस, ये हमने बात की अबाउट द रिट्स वाले, है ना, चीज में मैंडेमस, प्रोहिबिशन, और फिर से इसका मतलब देख लेंगे, कोवारेंटो एंड सर्सुरियो, और सर्सोरी जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये सब रिट्स हैं। एंड दिस रिट्स जुरिसडिक्शन इज ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव। ओरिजिनल मतलब आप डायरेक्टली, हाँ, आपको किसी ने कैद कर लिया है तो हेबियस कॉर्पस बोलता है कि टू शेल ऑफ द बॉडी, आप किसी को, किसी का आदमी को कैद नहीं कर सकते। ये प्राइवेट और पब्लिक इंडिविजुअल दोनों पे लागू होता है। तो आप उसको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, किसी ने कैद कर लिया, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। रिट्स जो होते हैं वो हाई कोर्ट के पास भी होते हैं, और जो रिट जुरिसडिक्शन है हाई कोर्ट का वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट एंड ओनली ना रिट जुरिसडिक्शन रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स, बट हाई कोर्ट के पास फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज अदर के रिट्स भी होते हैं। ठीक है, तो हेबियस कॉर्पस की बात करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब है इट इज इशूज अगेंस्ट बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक इंडिविजुअल, है ना। तो मतलब इसको बोलते हैं कि प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ अ डिटेनी, किसी और आपने कैद कर लिया है तो उसको प्रोड्यूस करो। सो प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ अ डिटेनी, प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ अ डिटेनी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेबियस कॉर्पस। ठीक है, मैंडेमस किसको बोलेंगे भाई, मैंडेमस मतलब इट इज, है ना, इशूड टू अ पब्लिक ऑफिशियल टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटी। पब्लिक ऑफिशियल के खिलाफ इसको पब्लिक ऑफिशियल के खिलाफ यहाँ पे इसको इशू किया जाता है टू परफॉर्म द ड्यूटी। याद करने का तरीका है डी से मैंडेमस, डी से ड्यूटी, तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो।
ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए बोला जा रहा है तो मैंडेमस है यार। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट मतलब है ना, हाई कोर्ट, हायर कोर्ट जो होता है लोअर कोर्ट को बोला जाता है, तो प्रिवेंट, पी से प्रोहिबिट, पी से प्रिवेंट एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन, अपने दायरे में रह के काम कर भाई, बोलते तो औकात में रह के काम कर। हाई कोर्ट जो तो हायर कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोल सकता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट को बोल सकता है सुप्रीम कोर्ट, तो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलते हैं, है ना। सर्च को वारंटो का मतलब क्या होता है, लीगलिटी, वारंट, वारंट मीन्स एक्वायर्ड लीगलिटी ऑफ अ क्लेम, कोई पब्लिक ऑफिस जो है ना, मतलब वो लीगलिटी की बात करता है, इशू टू इंक्वायर लीगलिटी ऑफ अ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू पब्लिक ऑफिस, मतलब एक आदमी जो है किसी पब्लिक ऑफिस को अपना मान रहा है, क्लेम कर रहा है, तो उसके लीगलिटी की बात करता है। वारंट इज समथिंग रिलेटेड टू लीगलिटी, है ना। तो ये कीवर्ड्स खोजो और आंसर दे दो भाई। सर्चुरी मतलब क्या होता है, इट इज इशूड टू हायर कोर्ट्स बाई, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को देते हैं, यहाँ भी हायर कोर्ट लोअर कोर्ट है ना, प्रोहिबिशन में भी हायर कोर्ट लोअर कोर्ट होता है ना। बट सर्चुरी में क्या होता है, तो दो चीज़ को याद रखना, सर्चुरी में दोनों में क्या होता है, प्रोहिबिशन एंड सर्चुरी में दोनों में हायर कोर्ट और लोअर कोर्ट को इशू करता है भाई। एंड इसमें क्या बोलता है कि रिव्यू डिसीजन, अपने डिसीजन को रिव्यू करो, ठीक है भाई। तो ये सब बेसिक चीज़ें जो कि हमको रिवाइज करती रहनी है। यहाँ पे हेरिबियस कॉर्पस टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ, वो तो सबको पता है। कन्फ्यूजन मैंडेमस में होता है, ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है ऑफिशियल को। डी से मैंडेमस, डी से ड्यूटी परफॉर्म किया करने के लिए बोला जाता है। एंड प्रोहिबिशन में पी से प्रोहिबिशन, पी से प्रिवेंट, प्रिवेंट करने के लिए बोला जाता है। प्रिवेंट मतलब क्या, हायर कोर्ट बोलता है लोअर कोर्ट को कि आप अपने ज्यूरिसडिक्शन को एक्सटेंड कर रहे हो, तो प्रिवेंट करता है उसको ज्यूरिसडिक्शन को एक्सटेंड होने से। सर्चुरी में क्या बोलता है, लोअर कोर्ट को बोलता है हायर कोर्ट की आप अपने डिसीजन को रिव्यू करो, है ना, या फिर उसके अगेंस्ट कुछ बोलता है यार, प्रिवेंट करता है उसके डिसीजन को। वारंटो मतलब समथिंग रिलेटेड टू वारंट, तो मतलब लीगलिटी को यहाँ पे बताता है कि क्या लीगलिटी है, कि जो क्लेम कर रहा है पब्लिक ऑफिस, किसी पर्सन एक किसी भी पब्लिक ऑफिस को क्लेम कर रहा है ना, तो उसको यहाँ पे ये दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो जो जुरिस्डिक्शन देख रहे हैं, दिस आर ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव, रिट jurisdiction is original but not exclusive, ठीक है। मतलब डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। जो रिट जुरिस्डिक्शन है ऑफ हाई कोर्ट वो ज़्यादा है भाई सुप्रीम कोर्ट से, एंड यहाँ पे क्यों ज़्यादा होता है हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट से, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ रिट्स होते हैं ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स, बट हाई कोर्ट के पास फंडामेंटल राइट्स के तो रिट्स होते ही होते हैं एंड अदर ऑल्सो। सो ये हमने बात की रिगार्डिंग व्हाट, हमने बात की रिगार्डिंग द अपेलेंट जुरिस्डिक्शन, हमने बात की रिगार्डिंग द रिट जुरिस्डिक्शन, हमने बात की रिगार्डिंग द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन एंड अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की। ओके बात करते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन एंड अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की। ये जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है वो किस आर्टिकल के अंदर आता है, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 143 भाई, ये इंपॉर्टेंट है कि वो क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट कैन सीक ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट कैन सीक
ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट किस मैटर्स में? ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, है ना। एंड सुप्रीम कोर्ट में और मे नॉट टेंडर एडवाइस, चाहे तो वो दे, ना है चाहे तो ना दे, ठीक है, बस वो एडवाइस कर सकता है, बट उसके ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट में और मे नॉट टेंडर एडवाइस। disputes arising out of free constitutional issues, उस पर एक तरह से क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है प्रेसिडेंट। एंड इसमें क्वेश्चन लॉ और फैक्ट पब्लिक इंपॉर्टेंस पे वो चाहे तो दे सुप्रीम कोर्ट, चाहे तो ना दे, बट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज में सुप्रीम कोर्ट मस्ट टेंडर एडवाइस। इसको याद रख लेना भाई, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये मस्ट वाला। एंड जो एडवाइस है, इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट बोले अंडर आर्टिकल 143 जो इट इज द एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, एंड आर्टिकल 142 भी इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो 142 भी याद रखना। 143 एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है यार, है ना। तो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। जो एडवाइस है इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। तो याद रखने तरीका बार बार कंफ्यूज हो जाता है। 143 था कि 143, तो 143 आई लव यू, ठीक है। तो ये एडवाइस है कि ये नहीं करना है भाई, ये सब एडवाइस है कि ये सब गलत चीज़ है, ठीक है। तो ये एडवाइस के अंदर आता है, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 143। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो इसको, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ना एग्जाम में ना यही होता है 142, 143, 144 ना, तो 142 और 143 में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए थोड़ी मोटी चीज़ें याद करने के लिए बना के रखना है, ठीक है। सो कोर्ट ऑफ लॉ की कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करें तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में क्या होता है, जो जजमेंट्स होते हैं ना, प्रोसीडिंग्स होते हैं, आर रिकॉर्डेड फॉर प्रीपेचुअल मेमोरी, बाद में काम आए बोल के, तो इसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। द जजमेंट्स प्रोसीडिंग्स आर रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअल मेमोरी एंड इट हैज़ पावर। सुप्रीम कोर्ट की तो हमने बात की कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होता है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोई उसका अवमानना अगर कर रहा है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, तो उसको क्या कर सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर पनिश कर सकता है। मतलब आपने मेरे कोर्ट को कुछ बोला कैसे भाई, इट हैज़ पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एंड इसमें हमारे पास दो मैटर्स होते हैं, एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट एंड सिविल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट, ये सिविल कंटेम्प्ट में क्या क्या आएगा भाई, विलफुल, जानबूझ के डिसोबीडियंस टू द जजमेंट, willful obedience to any judgment, order, writ or other process of a court, or willful breach of an undertaking given to a court।
उसको सिविल कंटेम्प्ट बोलेंगे, जानबूझ के। एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्रिमिनल कंटेंट मतलब क्या होता है इसमें यार, पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर्स और डूइंग एन एक्ट which scandalize or lower the authority of a court. Scandalizes or lowers the authority of a court or prejudice or interferes with the due course of judicial proceedings or interfere or obstruct the administration of justice in any other matter, in any other manner। ठीक है, अगर आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को तो एक बहुत बड़ी चीज़ है भाई सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर आएगा। अगर आप इंटरफेयर कर रहे हो इन द ड्यू कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स तो भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर आएगा। अगर आप पब्लिश कर रहे हो ऐसा कोई भी मैटर जो कि स्कैंडलाइज करे ऑथोरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो बहुत मैटर बड़ा चीज़ है भाई, तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। आप जानबूझ के किसी चीज जजमेंट को नहीं मारे तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, आप रिट्स में नहीं आए तो छोटी मोटी चीज़ें, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट की ऑथोरिटी को स्कैंडलाइज कर रहे हो, आप उसको एक तरह से प्रोसीडिंग्स को इंटरफेयर कर रहे हो, आप उसके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को रोक रहे हो, तो ये आप बहुत बड़ी चीज़ कर रहे हो, तो ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर आएगा। इसके ऊपर ज़्यादा ही बड़ी कार्रवाई हो सकती है। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द इंडियन सुप्रीम कोर्ट एंड अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंसेस की, जिसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है यार। मेरा इंडियन सुप्रीम कोर्ट, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। सो सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है भाई, जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है जिसमें आप सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, वो कन्फाइंड टू द फेडरल केसेस। फर्स्ट इंस्टेंस में जो हियर करने की ताकत होती है वो सिर्फ और सिर्फ फेडरल केसेस के लिए ही कन्फाइंड है इंडिया के अंदर। इट्स ओरिजिनल सीधा सुप्रीम कोर्ट इज कन्फाइंड टू फेडरल केसेस, मतलब सेंट्रल स्टेट रिलेटेड मैटर्स पे जो है वो। एंड जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट है इसका जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, इट नॉट ओनली कवर द फेडरल केसेस बट ऑल्सो रिलेटिंग टू द नेवल फोर्सेस, मैरीटाइम एक्टिविटीज, एम्बेसडर्स। तो डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। इट्स ओरिजिनल jurisdiction covers not only federal cases but also cases
relating to naval forces, maritime activities, ambassadors, etc. एंड अपेरेंट जुरिसडिक्शन की बात करें तो इट कवर कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। बट जो अपेलेंट जुरिसडिक्शन है कि आप नीचे से जो ऊपर अपील कर सकते हो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में, वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को रखता है भाई। इट इज कन्फाइंड टू जस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। बट इंडिया के अंदर अपेलेंट जुरिसडिक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस तीनों में है कि आप नीचे से ऊपर जा सकते हो, अपील कर सकते हो ऊपर। तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में यहाँ पे डिफरेंस देखा हमने। नेक्स्ट जो देख रहे हैं वो हम अपेलेंट जुरिसडिक्शन में यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं। बट जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट है, इट्स अपेलेंट और अपेलेट जुरिसडिक्शन इज कन्फाइंड टू कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि भाई जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है उसका जुरिसडिक्शनल ओरिजिनल जुरिसडिक्शन कम है एज कंपेयर टू द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। बिल्कुल सही बात है। क्या हमारे पास जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है उसका अपेलेंट जुरिसडिक्शन ज़्यादा है एज कंपेयर टू द अपेलेट जुरिसडिक्शन ऑफ द अमेरिकन कोर्ट? बिल्कुल सही बात है। एंड जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है इट हैज़ अ वेरी वाइड डिस्क्रिशन टू grant special leave to appeal in any matter against the judgment of any court or tribunal except military, है ना। ज़्यादातर ये कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट ये क्या कर सकता है, स्पेशल लीव दे सकता है। बट ऐसा कोई प्लीनरी पावर अमेरिकन जुरिसडिक्शन अमेरिकन कोर्ट में नहीं है भाई। इट हैज़ नो सच प्लीनरी पावर एंड ऑल्सो इट हैज़ एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। बट एडवाइजरी जुरिसडिक्शन का जो कॉन्सेप्ट है 143 जो है वो किसके पास नहीं है भाई। मतलब जो प्रेसिडेंट है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से कोई मैटर्स पे पूछ सकता है, ऐसा कोई है क्या प्रोविजन? वहाँ पे नहीं है भाई। इंडिया के अंदर एक एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है। एंड इट हैज स्कोप्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जो जुडिशियल रिव्यू का जो स्कोप है वो लिमिटेड है भाई। कहाँ पे लिमिटेड है? जुडिशियल स्कोप रिव्यू का जो स्कोप है वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट में। बट जो जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है? जो मैटर्स चल रहे हैं उसी को देखना। सुप्रीम कोर्ट जो लॉ के मैटर्स है उसको ये देखने की जो ताकत है, स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, उसको लिमिट कर दिया गया, ऐसा ही बोल सकते हो। बट अभी तो लिमिटेड ही है बिकॉज यहाँ पे 9th शेड्यूल जो है, 10th शेड्यूल नहीं 9th शेड्यूल, ठीक है। सो इट स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड। बट जो वाइड है, मतलब जो स्कोप है
जुडिशियल रिव्यू का द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज वेरी वाइड। नेक्स्ट जो है वो है कि जुरिस्डिक्शन एंड द पावर है कैन बी एनलार्ज बाय द पार्लियामेंट। जो सुप्रीम कोर्ट है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट, उसका जो जुरिस्डिक्शन है उसको एनलार्ज कर सकता है पार्लियामेंट, ठीक है। बट जो जुरिस्डिक्शन एंड पावर है इट इज़ लिमिटेड टू द कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो अमेरिकन जुरिस्डिक्शन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जितना दे दिया उतना ही है, पार्लियामेंट उसको और भी बढ़ा नहीं सकता। तो इट्स jurisdiction and power can be enlarged by parliament and its jurisdiction and power are limited to that conferred by the constitution। And also its right to defend or it's defend the right of citizen according to the procedure established by law। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो क्या करता है, सिटीजन्स के राइट को डिफेंड करता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अंदर। एंड जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट है इट डिफेंड राइट्स ऑफ द सिटीजन अकॉर्डिंग टू द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो इंडिया के अंदर यहाँ पे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का कॉन्सेप्ट चल रहा है, एंड अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर राइट्स ऑफ सिटीजन को यहाँ पे डिफेंड करता है। And it defends rights of the citizen according to the due प्रोसेस ऑफ लॉ। एंड नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब सबसे यहाँ पे बोल सकते हैं कि इट हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर द स्टेट हाई कोर्ट्स ड्यू टू द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। यहाँ पे हमारे पास एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम होता है इंडियन सुप्रीम कोर्ट में, बट अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कोई जुडिशियल सिस्टम नहीं होता कि वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कंट्रोल कर सके, बिकॉज फेडरल कोर्ट जो होते हैं ना, है ना, तो उनका जो फेडरल कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट उसका कमांड नहीं होता, तो दे आर सेपरेटेड यार। वहाँ पे है ना कोई डबल जुडिशियल सिस्टम नहीं है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम नहीं, वहाँ पे डुअल जुडिशियल सिस्टम होता है। एक फेडरल कोर्ट होता है और एक सुप्रीम कोर्ट होता है। फेडरल कोर्ट स्टेट को देखता है, सुप्रीम कोर्ट फेडरल कोर्ट को कुछ नहीं बोल सकता। इट हैज़ पावर ऑफ जुडिशियल superintendence and control over state high court due to integrated judicial system। And it has no
such power due to double or separated judicial system। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट दी सुप्रीम कोर्ट, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट और इंडियन सुप्रीम कोर्ट के बारे में यार। ठीक है, डिफरेंसेस जो हैं ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बना देते हैं, है ना, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी, और एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है एमसीक्यूज़ के फॉर्म में। इन चीज़ों को याद करने का यही तरीका है यार, चीज़ों को कंपेरेटिवली समझो, चीज़ों को है ना सिंप्लीफाइज वे में समझो, फ्लो चार्ट, माइंड मैप्स के फॉर्म में, है ना। जितनी चीज़ें छोटी करते जाओगे उतनी ज़्यादा आपको समझ आता जाएगा। यही हमारा कॉन्सेप्ट है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को देखा हमने अब एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ओके, एपेलेंट जुरिसडिक्शन, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, रिट जुरिसडिक्शन की बात की हमने, पावर्स एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात की सुप्रीम कोर्ट के, सीट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक्टिंग सीजीआई, एडहॉक जजेस, रिटायर्ड जजेस, है ना, रिमूवल ऑफ द जजेस की बात की, टेन्योर्स की बात की, ओथ एंड अफर्मेशन जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, क्वालिफिकेशन क्या क्या है, कंट्रोवर्सी जो कंसल्टेशन वर्ड जो दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो इंपॉर्टेंट चीज़ को हमने देखा, अपॉइंटमेंट देखा कैसे होता है, कंपोजिशन देखा, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के बारे में है वो हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में देखा है यार। ठीक है, ये हो गया छोटी सी चीज़ें रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट्स।